जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिथौरी सिवान बिहार वाला। आज हम राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आज हमारा होने वाला है संविधान पीठ और महत्वपूर्ण वाद। वाद मतलब केस। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान पीठ के बारे में और महत्वपूर्ण केस के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो सबसे पहले हम पीठ समझ लेते हैं क्या होता है। हम यहाँ लिखे हैं कि जब संविधान की व्याख्या या कानून के किसी बड़े अहम सवाल पर फैसला लेना हो, कोई बहुत विकट समस्या हो या संविधान का कोई बहुत विकट मैटर हो या कठिन मैटर हो, जिसपे किसी एक जज को विचार कर पाना ठीक नहीं दिख रहा हो, एक जज का बस का नहीं दिख रहा हो, या फिर ऐसा संदेह हो कि कोई एक जज इस पे जजमेंट देगा, तो गलत होने की सरासरी संभावना रहेगी, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड चीज होता है, संविधान से रिलेटेड होता है। और संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करनी हो या वैसी बात हो जो संविधान से रिलेटेड हो ही नहीं, माने जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया वो हो, या संविधान से कोई मैटर टकरा रहा हो, कोई विकट मैटर हो, तो उस परिस्थिति में संविधान पीठ बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान पीठ कौन बनाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। संविधान पीठ का गठन कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान पीठ में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय के जजेज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोग होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश होते हैं? हम सभी न्यायाधीशों की संख्या बताए हैं पिछले क्लास में। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश होते हैं? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश नहीं होते, लेकिन यह भी शर्त है कि कम से कम 5, याद रखिएगा, कम से कम 5 जजेस होने चाहिए, कम से कम 5 न्यायाधीश उसमें होने चाहिए। कम से कम 5 से कम न्यायाधीश संविधान पीठ में नहीं रहते। संविधान पीठ में सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 जज, अब 5 से अधिक रह सकते हैं, लेकिन एक और शर्त है कि सम संख्या में नहीं रहेंगे। काफी केयरफुली ढंग से समझिएगा, क्योंकि सब कुछ बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं होता है। बोर्ड पर कितना कुछ आदमी लिख पाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो संविधान पीठ में कम से कम कितने जजेज रहते हैं? कम से कम कितने न्यायाधीश रहते हैं? 5। कितने? 5 कम से कम। अधिक से अधिक कितनों रह सकते हैं, लेकिन सम संख्या में नहीं रहते हैं, विषम संख्या में रहते हैं। सम मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि कम से कम 5 रहेंगे, 6 नहीं रहेंगे, 7 हाँ रह सकते हैं, 8 ना सम संख्या हो गया नहीं रहेंगे, 9 रह सकते हैं, 10 नहीं रहेंगे, 11 रह सकते हैं, 12 नहीं रहेंगे, 13 रह सकते हैं, 15 रह सकते हैं, 17 रह सकते हैं, 19 रह सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी संविधान पीठ में 13 से अधिक संख्या नहीं रही है। सबसे अधिक संख्या वाले पीठ संविधान पीठ का गठन हुआ था तो वह केशवानंद भारती केस में हुआ था। केशवानंद भारती बाद में हुआ था, जो कि 1973 का मैटर था। आगे हम आते हैं तो केशवानंद भारती बताते हैं। तो अभी तक के जितने पीठ बने हैं उसमें लगभग सबसे अधिक केशवानंद भारती में जजेज रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जजेज संविधान पीठ बना करके करते क्या है? तो अभी हम बताए कि संविधान पीठ कब बनाया जाता है? कोई विकट मैटर हो, जो ऐसा लग रहा हो कि कोई एक आदमी 2 आदमी डिसीजन लेता है, इस पे अपना जजमेंट करता है, फैसला सुनाता है, तो गलत हो सकता है।
संविधान से संबंधित कोई विकट समस्या हो, यहां हम लिखे हैं, अपने ही शब्द में लिखे हैं कि जब संविधान की व्याख्या करना हो, संविधान की व्याख्या करना हो, या फिर कानून के किसी बड़े या अहम सवाल हो, संविधान की व्याख्या करना हो या कानून की कोई बड़ा या अहम सवाल हो, तो उस परिस्थिति में संविधान पीठ बनाया जाता है। और संविधान पीठ कौन बनाता है? सीजीआई बनाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। कितने जजेज उसमें शामिल होते हैं? कम से कम 5, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में हो सकते हैं। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, अभी तक 13 जजेस के संविधान पीठ बनी है। अब आगे अगले केस में अधिक से भी बन सकती है। ये रही संविधान पीठ, समझ में आ रही होगी। अगर आज की क्लास समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, चूंकि आज के क्लास केवल बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं समझा जा सकता, इसलिए हमारे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए। तो संविधान पीठ, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा कि संविधान पीठ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कोई होगा तो उसका जवाब हम जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं बाद की। बाद मतलब केस, बाद यानी केस। थोड़ा सा हम बोर्ड पर लिख रहे थे तो ये केशवानंद भारती वाद जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमसे ये गलती हुआ कि पहले गोलकनाथ लिखना चाहिए था तब केशवानंद भारती, तो थोड़ा बेहतर होता। चलिए समझिए, सबसे पहले हम गोलकनाथ समझ लेते हैं। गोलकनाथ केस के पहले भारत की संसद ये समझ रही थी कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग उन्हें संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पूरी आजादी है। संविधान के किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकते हैं, पूरी तरह से वो स्वतंत्र है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए। संसद ये सोच रहे थे, ठीक है। तो फिर देश में एक कानून बनता है, भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम बनता है और भूमि सुधार अधिनियम के अकॉर्डिंग एक गोलकनाथ का परिवार रहता था और गोलकनाथ के परिवार के पास 500 एकड़ जमीन था। गोलकनाथ के परिवार के पास कितना जमीन था? 500 एकड़। आप सोच सकते हैं कि 500 एकड़ जमीन अपने आप में काफी अधिक है। सरकार को लगा कि यह जमीन जो है गोलकनाथ के परिवार के पास बहुत अधिक है। सरकार ये कानून क्यों बनाई, भूमि सुधार कानून क्यों बनाई? ये सोची कि कुछ लोगों के पास इतना अधिक जमीन है कि उसका ठीक ढंग से रोपण नहीं कर पाते हैं, उसमें फसलें नहीं लगा पाते, पड़ती रह जाती है। और कुछ लोगों के पास थोड़ा भी खेत नहीं है कि वो अपने गुजारा बसर करने के लिए उस भूमि पर खेती करें। तो ये कानून बना, भूमि सुधार अधिनियम बना, और इसमें यह निश्चित किया गया कि जिनके पास बहुत अधिक जमीन है उनसे कुछ जमीनें ले ली जाए और गरीबों को दे दी जाए। इसलिए भूमि सुधार अधिनियम बना और भूमि सुधार अधिनियम के अकॉर्डिंग, भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार गोलकनाथ के परिवार के पास जो 500 एकड़ जमीन था बहुत ज्यादा था। सरकार के नजर में आया कि गोलकनाथ के परिवार के पास जमीन अधिक है, उस जमीन को क्या किए कि सरकार, पंजाब की सरकार की बात है, गोलकनाथ की केस जो है पंजाब की सरकार का की कि उनके अधिकांश जमीन, 500 एकड़ थे तो पूरा 500 तो नहीं ली, लेकिन कुछ एकड़ को छोड़ करके अधिकांश जमीन का की सरकार जब्त कर ली। कहानी को समझते रहिए। सरकार क्या कर ली? जब्त कर ली। गोलकनाथ के 500 एकड़ में से अधिकांश जमीन को सरकार भूमि सुधार अधिनियम का हवाला लेते हुए जब्त कर ली। जब भूमि सुधार अधिनियम का हवाला लेते हुए सरकार गोलकनाथ के अधिकांश जमीनें जब्त कर ली, तो गोलकनाथ के परिवार को, गोलकनाथ को लगा कि ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है,
हनन है ना जी। अब विशेष करके समानता के अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। साथ साथ संपत्ति भी उस समय मौलिक अधिकार हुआ करती थी। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। किनको लगा? गोलकनाथ के परिवार को। गोलकनाथ को और गोलकनाथ के परिवार को लगा कि संपत्ति के जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ये जमीन हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, तो फिर हमसे छीन क्यों रही है सरकार, जब्त क्यों कर रही है। तो गोलकनाथ के परिवार चला गया कोर्ट में। किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ का परिवार चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सर्वोच्च न्यायालय से पूछता है क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ काफी होशियार चालाक थे। कहे कि एक बार फिर से सोचा जाए इस पर कि मौलिक अधिकारों में अगर संसद संशोधन कर सकती है तो फिर मौलिक अधिकार को छीन भी सकती है, मौलिक अधिकार को ले भी सकती है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट को लगा ये तो बात सही है, इसके लिए हमें एक संविधान पीठ बैठाना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे एक संविधान पीठ बैठाए और उस संविधान पीठ में 11 जजेस थे। ठीक है, 11 जजों का बैच बैठा। 11 जजों से उस पे डिस्कस किया गया, वोटिंग हुआ। 11 जज में से 5 जज कहे कि हाँ, संसद संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। इसलिए संसद जो गोलकनाथ का जमीन जब्त कर ली है, ठीक। कितने जज कहे? 5। लेकिन 6 जज का मत ये था, 6 जज कहे कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बातों को समझिए, संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। तो फिर 6 जज एक तरफ कह रहे हैं कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और 5 जज कह रहे हैं कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब इस पे डिस्कस हुआ कि आप 6 जजों से पूछा गया कि आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती, आखिर इसका वजह क्या है। उन 6 जजों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 13 पढ़िए, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 13 पढ़िए, हम भी पढ़ाए हैं आपको अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि अगर कोई ऐसा नया कानून बनता है जो पुराने कानून का उल्लंघन कर रहा हो, तो वो कानून स्वयं रद्द हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो संविधान संशोधन भी तो एक कानून है ना जी। तो संविधान संशोधन भी जब एक कानून है और संविधान संशोधन के द्वारा एक कानून बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए मौलिक अधिकारों के खिलाफ में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। अगर संसद एक पैर पर भी खड़ी हो जाए तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बात समझ में आई? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये फैसला सुना दिया गया, गोलकनाथ केस जीत गए, उन्हें जमीन वापस मिल गई। ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद ये मामला है जो गोलकनाथ का हम पूरा मामला सुनाए, पूरा वाद सुनाए, 1967 की मामला है।
1977 की। और फिर कुछ दिन बाद का होता है केशवानंद भारतीवाद आता है। केशवानंद जो थे एक मठ के अध्यक्ष थे, एक मठाध्यक्ष थे। अब क्या होता है कि सरकार इसी भूमि सुधार के अंतर्गत मठ की भूमि जब्त कर लेती है। अब केशवानंद अदालत जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और केशवानंद फिर केस करते हैं। कब? 1973 में। और याद है कि गोलकनाथ में कही थी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, या कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार खत्म हो जाए, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों का एक बेंच बैठता है। कितने जज बैठते हैं? 13 जजों का एक बेंच बैठता है, और वो 13 जजों से आपस में बात होती है, डिबेट डिस्कस होता है, वोटिंग कराया जाता है। तो 13 जजों में से 6 जज कहते हैं कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 7 जज अपना जजमेंट देते हैं, कहते हैं कि नहीं, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, संविधान का जो विशेष मूल स्ट्रक्चर है, उसमें सुधार नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। समझ में बातें आ रही है? यहां हम लिखे भी होंगे। केरल सरकार के भूमि सुधार कानून को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में स्वामी केशवानंद भारती केस किया, और सर्वोच्च न्यायालय में 13 जजों की एक बेंच ने यह निर्णय लिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अभी हम बताएं कि केशवानंद भारती एक मठ के अध्यक्ष थे। केरल की सरकार उनकी जमीन भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत उनकी जमीनें, मठ की जमीनें ले लेती है। केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाते हैं, क्योंकि केशवानंद भारती को यह मालूम होता है कि गोलकनाथ केस में कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस वजह से जाते हैं। लेकिन जाने के बाद होता क्या है, संसद की सुप्रीम कोर्ट की में बेंच एक बैठता है जिसमें 13 जजेस बैठते हैं। 13 जजेज में से 7 जजों का फैसला होता है कि संसद संविधान के हर भाग में या किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। मूल ढांचे को छोड़ करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती में फैसला आता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें विश्वास है कि ये दोनों केसेस समझ में आई होगी। इससे बहुत सारा प्रश्न रहता है, जैसे गोलकनाथ वाद कब आया, 1967 में, कभी सन पूछ देता है, केशवानंद से भी कभी सन पूछ देता है। दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फैसला आया ये भी पूछ देता है। फैसला आप समझ गए, गोलकनाथ में आया कि नहीं, संसद संविधान मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि ये फैसला पलट दिया केशवानंद भारती बाद में, और केशवानंद भारती में ये फैसला आया कि संसद संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है, केवल मूल ढांचे को छोड़कर। ठीक है, केवल मूल ढांचे को छोड़ करके संसद हर भाग में संशोधन कर सकती है। ये फैसला आता है। हमें विश्वास है कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो, लाइक, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। यदि आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो चंदन सर पिठौरी लिखे मेरा यूट्यूब का पेज खुलेगा। अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो चंदन कुमार लिखे मेरा पेज खुलेगा, और इस क्लास को जरूर देखें। आप परीक्षा तो देंगे तो क्वेश्चन तो
इससे बाहर एक नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसके साथ इन सभी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। कल 15 अगस्त था, आज 14 अगस्त को मैं क्लास ले रहा हूँ। कल 15 अगस्त था, थोड़ी सी 15 अगस्त में व्यस्तता थी, इसलिए 15 अगस्त को मैंने क्लास नहीं ले पाया। कई स्कूलों में प्रोग्राम कराने थे, तो मैंने एक स्कूल में प्रोग्राम कराया। हालांकि मैं स्कूल में पढ़ाता नहीं हूँ, अभी कोचिंग हमारा चलता है, बीपीएससी की तैयारी चलती है, लेकिन उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो प्रोग्राम कराए, इसलिए कल टाइम नहीं मिला, क्लास नहीं ले पाए। लेकिन आज मैंने सुना किसी के द्वारा, एक लड़की कह रही थी कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया चंपारण में जाकर 1967 में। बताइए, थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, 1967 में गांधी जी थे ही नहीं, सत्याग्रह कहां से किया? 17 कही होती, 1917 में चलता। तो इस तरह से अधूरी ज्ञान रहना माने ठीक चीज नहीं है, इसलिए पूरा ज्ञान ले। आप हमारे क्लास को देखें, हर तरह की जानकारी हम देंगे। अगर आपको लगता है किसी विषय पर समझ में नहीं आता है, तो वो विषय कमेंट में करें कि सर इस पे क्लास बना दीजिए, इसको समझा दीजिए। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और उस पे क्लास बनाऊंगा। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट से के पहले मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार क्लास को देखिए। धन्यवाद।